चलिए आइए अब हम लोग एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, एक्सप्लेन द एरा ऑफ ब्रॉन्ज एज इन योर ओन वर्ड्स। अब देखिए, ब्रॉन्ज एज जो एरा था, ये जो समय था, इसको अपने शब्दों में बताने बोला जा रहा है। ब्रॉन्ज एज कौन सा होता है? ठीक है, पीतल, ब्रॉन्ज पीतल को कहते हैं। ठीक है, ये एक समय है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े काफी कुछ। अब उसको आप अपने शब्दों में लिखें, या तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, यहाँ जो हम आंसर दिए आप इसको भी पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रॉन्ज एज इज द सेकेंड प्रिंसिपल पीरियड ऑफ द 3 एज सिस्टम as proposed in modern times by Christian Zurgensen Thompson for classifying and studying ancient societies। प्राचीन समाज को पढ़ने के लिए जो मॉडर्न टाइम्स में 3 एज का सिस्टम बना, ठीक है, उसमें ब्रॉन्ज एज जो था, सबसे पहले कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज आया। तो ब्रॉन्ज एज था वो जो सेकेंड प्रिंसिपल था। ठीक है, अब इसको पढ़ने प्रपोज कौन किया था? क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन। ठीक है, क्यों? ताकि वो प्राचीन समाज के बारे में हम लोग पढ़ सके, समझ सके। एन एंशिएंट सिविलाइजेशन कैन बी इन द ब्रॉन्ज एज ईदर बाय स्मेल्टिंग इट्स ओन कॉपर और अलॉइंग विथ टिन और बाय ट्रेडिंग फॉर ब्रॉन्ज फ्रॉम प्रोडक्शन एरियाज एल्सवेयर। अब देखिए, जो प्राचीन सभ्यता थी उस समय क्या होता था ब्रॉन्ज एज में, या तो लोग कॉपर को गलाते थे और टिन में लाते थे, या तो फिर ब्रॉन्ज जो होता पीतल, उसका व्यवसाय करते थे दूसरे जगहों से। कॉपर टिन ओर्स आर रेयर एज रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट दैट देयर वर नो टिन ब्रॉन्ज इन वेस्टर्न एशिया बिफोर द 3rd मिलेनियम बीसी। अब देखिए, कॉपर टिन जो था ये बहुत ही कम मात्रा में था, रेयर मटेरियल था। जैसा कि हम लोगों को पता चला कि वेस्टर्न एशिया में 3rd मिलेनियम बीसी तक यह टिन नहीं था, टिन ब्रॉन्ज। वर्ल्ड वाइड द ब्रॉन्ज एज जनरली फॉलोड द नियोलिथिक पीरियड, बट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अ कॉपर एज सर्व्ड एज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द नियोलिथिक टू ब्रॉन्ज एज। अब देखिए, विश्व में ब्रॉन्ज एज जो है वो फॉलो, उसके बाद क्या आया? नियोलिथिक पीरियड। वर्ल्ड वाइड द ब्रॉन्ज एज जनरली फॉलोड द नियोलिथिक पीरियड, but in some parts of the world a copper age served as a transition from the neolithic to bronze। अच्छा, यहां पे बोल रहे हैं कि न्यूलिथिक पीरियड, ब्रॉन्ज एज किसको फॉलो किया था? न्यूलिथिक पीरियड। पहले न्यूलिथिक पीरियड आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया। लेकिन कुछ कुछ भागों में यह माना जाता है कि न्यूलिथिक के बाद कॉपर आया और कॉपर के बाद ब्रॉन्ज एज। ऑल्दो द आयरन एज जनरली फॉलोड द ब्रॉन्ज एज, इन सम एरिया द आयरन एज इंट्रूडेड directly on the Neolithic from outside the region except in the sub-Saharan African where it was developed independently। अब देखिए, ऐसे तो जो ब्रॉन्ज एज है उसके बाद आयरन एज आया, आयरन एज फॉलोड ब्रॉन्ज एज, मतलब पहले ब्रॉन्ज एज आया फिर आयरन एज आया। लेकिन बहुत जगह पर नियोलिथिक पीरियड के बाद डायरेक्टली आयरन एज आ गया था बाहर से, जैसे कि सब सहारन अफ्रीका, ये जो एरिया था यहां पे ये इंडिपेंडेंटली आया, खुद से आया। द टर्म ब्रॉन्ज एज अल्टीमेटली डिराइव्स फ्रॉम द एजेस ऑफ मैन, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी। अब देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ये जो ब्रॉन्ज एज है वो कहां से आया? इंसानों के से। ठीक है, और इससे ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो था, इंसानों का जो विकास था, उसका अलग अलग पड़ाव में एक है। ठीक है, माइथोलॉजी क्या होता है? पौराणिक कथाएं। नाउ क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन फ्यू फीचर्स ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन इन योर ओन वर्ड। अपने शब्दों में आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की जो सभ्यता थी उसकी विशेषताएं बताइए, कुछ विशेषताएं। द एंशिएंट इजिप्शियन वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस एंड पर्सनल अपीयरेंस। अब देखिए, प्राचीन इजिप्शियंस जो लोग थे वो लोग साफ सफाई को लेके, पर्सनल अपीयरेंस, वो कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, वह सब को लेके बहुत ही सजग थे, सोच समझ के चुन कर पहनते थे। पीपल हु वर पुअरली ग्रूम्ड वर कंसिडर इंफीरियर। वो लोग जो लोग सही तरीका से नहीं रहते थे उनको इंफीरियर माना जाता था, मतलब वो नीच, गरीब थे।
Both men and women were cosmetics, used cosmetic and wore jewelry. पुरुष और महिलाएं दोनों कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती थी, मेकअप करते थे वो लोग और आभूषण पहनते थे. One item of the jewelry, the amulet, was believed to protect the owners and give them strength. अब देखिए, एक प्रकार का जो उस समय आभूषण होता था जिसको एमुलेट कहते हैं, ठीक है, ताबीज, वो क्या माना जाता था कि जो ओनर्स हैं, जो वो पहने हैं, उनको ये सुरक्षा देगा और शक्ति देगा. ताबीज आज भी बहुत लोग पहनते हैं. फ्लैक्स ग्रोन बाय फार्मर्स वाज वोवन इनटू फाइन लिनन फॉर क्लोथिंग. अब देखिए, जो किसान थे वो फ्लैक्स उगाते थे. फ्लैक्स होता था आपका सन, पटुआ, ठीक है, और इससे वो लोग क्या करते थे, कपड़ा बनाते थे. वर्किंग क्लास मैन वोर लैंड क्लोथ्स and short kilts as well as long shirt like garments tied with a sash at the waist. अब जो लोग पुरुष काम करते थे वो क्या पहनते थे, लाइन क्लोथ्स पहनते थे, शॉर्ट क्लिट्स पहनते थे, उसके बाद वो लोग लंबे शर्ट्स पहनते थे, ठीक है, और वेस्ट में, कमर में शैश पहनते थे. ये सब तरह तरह का कपड़ा होता था. Kilts were made from a rectangular piece of linen that was folded around the body and tied at the waist. अब किल्ट्स था वो कैसे बनता था, वो लिनन से बनता था, ठीक है. किल्ट्स क्या होता है, लहंगा को किल्ट्स कहते हैं, घाघरा को किल्ट्स कहते हैं. तो इसमें लिनन से होता था, उसको फोल्ड किया जाता था और वो लोग के कमर में बांध दिया जाता था. अगर आप इंटरनेट में किल्ट्स टाइप करेंगे तो आपको इमेजेस मिलेगा, आप समझ पाएंगे देख के. Wealthy men wore knee-length shirts, lion clothes and kilts and adorned themselves with jewelry, a string of beads, armlets, bracelets. अब जो लोग बहुत अमीर थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग नी लेंथ का शर्ट्स पहनते थे, लाइन क्लोथ्स, किल्ट्स पहनते थे और खुद को वो लोग आभूषणों में रखते थे. वो आभूषण लेते थे, बीड्स लेते पहनते थे, आर्मलेट्स पहनते थे, ब्रेसलेट्स पहनते थे. वर्किंग क्लास वुमेन वोर फुल लेंथ रैप अराउंड गाउन्स एंड क्लोज फिटिंग शर्ट्स. ठीक है, अब जो महिलाएं काम करती थी वो फुल लेंथ गाउन पहनती थी, ठीक है, क्लोज फिटिंग्स का शर्ट पहनती थी. एलिट वुमेन एनहांस देयर अपीयरेंस विद मेकअप, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स एंड नेकलेसेस. अब जो अमीर महिलाएं होती थी, जो लोग, तो वो लोग क्या करती थी, वो लोग मेकअप करती थी, वो लोग आपका इयररिंग्स पहनती थी, ब्रेसलेट पहनती थी, उसके बाद नेकलेसेस पहनती थी. तो बहुत सज सवर के रहते थे ये लोग. What was the scenario of town planning in the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization में जो टाउन प्लानिंग का क्या सिनारियो था? The people of Indus Valley civilization had achieved some spectacular standards when it came to building their cities. Indus Valley civilization में जो लोग रहते थे वो लोग बहुत ही अच्छे इमारत बनाते थे अपने शहर में. Each city was carefully planned and at the peak of the civilization housed almost 40,000 people. हर एक शहर को बहुत ही अच्छे से बनाया जाता था, सोच समझ के बनाया जाता था. और जब यह सभ्यता, जब यह सिविलाइजेशन बहुत ग्रो कर रही थी तब लगभग 40,000 लोग इसमें रहते थे. A typical city would be divided into two sections, each fortified separately. अब एक शहर को दो भागों में बांटा जाता था. One section, known as the Acropolis, was located on an artificially raised mound, while the other levels was on level ground. अब एक सेक्शन एक्रोपोलिस होता था जो जमीन से थोड़ा ऊपर रहते थे और दूसरा ग्राउंड लेवल पर. The Acropolis contained the important buildings of the city, like the assembly halls, religious structure, granaries, and in the base of Mohenjo-daro, the famous Great Path. अब देखिए, जो एक्रोपोलिस थे वो लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें थे शहर का, वहां रहते थे, उन लोगों का उस पर कब्जा था. जैसे असेंबली हॉल, रिलीजियस, वो लोग का जो धार्मिक स्ट्रक्चर होता था, मंदिर होता था, ग्रैनरीज होता था. और जब मोहनजोदारो थे तब उस समय जो ग्रेट बाथ बना, वो सब जगह पे एक्रोपोलिस रहते थे. द लोअर सेक्शन ऑफ द सिटी वाज वेयर द हाउसिंग फॉर द इनहैबिटेंट्स
was located. अब देखिए शहर का जो निचला हिस्सा होता था वहां पे inhabitants रहते थे, जो लोग और हैं शहर के, वो लोग का घर था वहां. It was here where some truly amazing features have been discovered. अब यहाँ पर कुछ नायाब विशेषताएं आई, नई चीजें का आविष्कार हुआ. The city was well connected with broad roads about 30 meters long which met at right angles. अब देखिए जो शहर था उसमें बहुत चौड़े चौड़े रास्ते थे, 30 मीटर लंबे होते थे और राइट एंगल्स में वो मिलते थे. The house were located in the rectangular square thus formed. अब जो घर बनते थे वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर्स के बनते थे. Houses were built with standardized baked bricks and many spacious courtyards. अब जो घर बनते थे वो पके हुए ईंट से बनते थे और बहुत जगह होता था. Some of the bigger houses even had multiple stories, levels and paved floors. अब जो बड़े बड़े इमारत घर बनते थे वहां पर मल्टीपल स्टोरीज होता था, मतलब एक तल्ला दो तल्ला का वो होता था, और वहां पे जो फ्लोर्स होते थे, जमीन, वो पक्का जमीन होता था, पत्थर बैठाया हुआ होता था उसमें. What is noteworthy is that almost every house has its own wells, drains and bathrooms. और जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि हर एक घर का अपना कुआं था, उसमें ड्रेनेज सिस्टम था, उसमें शौचालय था, बाथरूम था. Each house was connected directly to an excellent underground sewer system that ran throughout the city. हर एक घर डायरेक्टली कनेक्टेड था. अंडरग्राउंड सुअर सिस्टम. सुअर सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारा मल मूत्र हुआ, जो गंदगी होती है वो यहाँ से निकलती है, तो ये पूरे शहर में फैला हुआ था और इतनी अच्छे से बनाया गया था कि सब घर उससे जुड़े हुए थे. The inhabitants of Indus Valley civilization cities enjoyed a degree unknown to in the ancient world, not only sanitary convenience but also a highly developed municipal life. अब जो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर पे शहरों में रहते थे वो प्राचीन दुनिया के हिसाब से सैनिटरी, मतलब नहाना धोना, ये सब चीज में वो लोगों को काफी आराम रहता था और उन लोगों का जो म्युनिसिपैलिटी लाइफ था वो भी बहुत ही अच्छा था. What was the status of society in the Indus Valley civilization? Indus Valley civilization में जो समाज था उसका स्टेटस क्या था? Our knowledge of the people of Indus Valley civilization is largely based on articles that were found in the cities. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारी जो जानकारी है वह किस चीज पर बेस्ड है? जो आर्टिकल्स हम लोग को मिला था उस शहर का. The people were essentially employed in agriculture, animal rearing, trade, metal industry and construction. अब जो लोग उस समय थे वो लोग क्या चीज में काम करते थे? वो लोग खेती बाड़ी में नौकरी करते थे, जानवर पालते थे, व्यापार करते थे, धातु का जो सामान बनता था उसमें काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, इमारत बनाते थे. Cotton fabrics were popular and wool was used for warmer garments. अब देखिए सूती के बने हुए जो कपड़े थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे और गर्मी बनाए रखने के लिए वुल, ऊन का इस्तेमाल होता था. Both men and women wore ornaments like necklaces, armlets, finger rings and bangles. पुरुष और महिलाएं सब जेवरात पहनते थे. पुरुष हो चाहे महिलाएं सब नेकलेस पहनते थे, आर्मलेट्स पहनते थे, बाजूबंद, अंगूठी पहनते थे, चूड़ी पहनते थे. Ornaments like nose ring, earrings and anklets were however worn only by women. अब नाक में रिंग, कान में और एंकलेट्स, ये सब जो है वो ज्यादातर सिर्फ महिला ही पहनती थी. The ornaments were made of gold, silver, ivory, copper and precious and semi-precious stones. अब ये जो जेवरात बनते थे ये कहाँ से बनते थे? ये सोना का होता था, चांदी का होता था, आइवरी का होता था. आइवरी का मतलब क्या होता है? हाथी का दांत का बना हुआ होता था. कॉपर, तांबा का बना होता था. फिर प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते थे, वो उनसे बनते थे. Their household goods were vessels made of earthenware, metal and in some fire cases porcelain. अब उनका जो घर का सामान होता था उसमें वेसल्स होते थे जो कि earthenware, मेटल और कभी कभी आग से बने हुए चीजों से होते थे. Articles like spindles, axes, fish hooks
razors and combs etc. have also been found. और भी क्या सामान हम लोग को मिला? स्पिंडल मिला, एक्स मिला, मछली पकड़ने का हुक मिला, रेजर मिला, कंघी मिला, ये सब भी चीज हम लोग को मिला. The children played with carved toys like small wheeled carts and chairs and a dice indicating the possibility of board games. अब जो बच्चे थे वो लोग खिलौनों से जो खेलते थे वो व्हील कार्ट्स होता था, चेयर्स होता था और डाइस भी हम लोग को मिला, जिससे पता चला कि शायद वो लोग बोर्ड गेम्स भी खेलते थे. द पीपल हैड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक द हम्प्ड बुल, द बुफालो, शिप, एलिफेंट एंड कैमल. अब वो लोग जानवरों को भी पालते थे, हम्प्ड बुल को पालते थे, बुफालो, शिप, एलिफेंट, कैमल, ये सब जानवरों को वो लोग पालते थे. There are some doubts, however, on the existence of the horse, but the presence of the horse in the carved toys for the children indicate that they were familiar with the animal. अब देखिए, ये तो थोड़ा शक है कि वो लोग उस समय क्या घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनके बच्चों के लिए जो खिलौने पाए गए उसमें घोड़ा का भी खिलौना था, तो इससे ये तो साबित होता है कि वो लोग जानते थे कि घोड़ा भी कोई जानवर है. Interestingly, the weapons of war are essentially offensive in nature, like axes, spears, daggers. No defensive equipment like shields or armor has been found. अब देखिए, जो वेपन थे, हथियार लड़ाई के लिए, वो क्या चीज के होते थे? प्राकृतिक के होते से बनाए रहते थे, जैसे एक्सेस हुआ, स्पीयर्स हुआ, ड्रैगर्स हुआ. देखिए, एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्स होता है कुल्हाड़ी, स्पीयर भाला और डैगर खंजर, ये सब चीज के होते थे. लेकिन डिफेंस सिस्टम नहीं था, खुद को बचाने के लिए उन लोग के पास शील्ड्स नहीं था, आर्मर नहीं था. व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉलोनाइजेशन इन ग्रीक सिविलाइजेशन? अब देखिए, ग्रीक सभ्यता में कॉलोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? अब कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बसना. तो ग्रीक सभ्यता में लोग कैसे बसे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? The term colonization, although it may be convenient and widely used, is misleading. अब देखिए, ये जो शब्द है colonization, अब ये convenient है समझने में, ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हम लोग को सही राह नहीं दिखा रहा है. When applied to archaic Greek, it should not necessarily be taken to imply the state-sponsored sending out of definite number of settlers, as the later Roman origin the word implies. For one thing, it will be seen that state formation may itself be a product of colonizing movement. अब देखिए, जब हम लोग आर्काइक ग्रीस के बारे में पढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उस समय जो स्टेट स्पॉन्सरशिप था, ठीक है, कि कितने लोग कहां पर सेटल हुए, क्योंकि बाद में जब रोमन आए, ठीक है, तब कहानी कुछ और थी. अब एक चीज के लिए ये देखा गया था कि जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ वो खुद कॉलोनाइजिंग का मूवमेंट है, मतलब बसने का, क्योंकि उस समय स्टेट्स तो बने, लेकिन ये बताना कि कहां पर कितने लोग थे, कैसे सेटल हुए, ये थोड़ा मुश्किल रहा. नाउ क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रिलीजन ऑफ जैनिज्म. अब जैन धर्म के बारे में आपको डिटेल में बताने बोला जा रहा है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जैनिज्म has existed side by side with Hinduism throughout its long history. अब देखिए, भारत में जो धार्मिक इतिहास रहा है, जो इतना लंबा इतिहास रहा है हिंदुइज्म का, उसके साथ ही साथ जैनिज्म का भी इतिहास रहा है. जैनिज्म भी तब से ही चलता हुआ आया है. जिस तरह से हिंदू धर्म की परंपरा है, वैसे ही जैनिज्म धर्म की परंपरा भी बहुत पुरानी है. With fewer than 5 million adherents and comprising less than 1% the Indian population, Jainism has demonstrated a remarkable tenacity and endurance and continues to exert an influence far beyond its small numbers. अब देखिए, इसमें 5 मिलियन एडहेरेंट्स, एडहेरेंट क्या होता है? पक्षपाती, समर्थक, फॉलोअर्स. तो जैनिज्म के 5 मिलियन समर्थक जैसे थे, और भारत का जो जनसंख्या था उसका लगभग 1% था, ठीक है. फिर भी जैनिज्म बहुत दूर तक फैला, ठीक है, बहुत लोग इसको मानने लगे और ये अटल रहा, ये बदला नहीं.
Jains reflect belief in creator God and seek release from endless reincarnation through a life of strict self denial. जैन्स जो होते हैं वो यह बिलीव करते हैं, मानते हैं कि जो भगवान है वह हम लोग को बनाए हैं और वो खुद को री इनकारनेशन से बचाना चाहते हैं. री इनकारनेशन क्या होता है? पुनर्जन्म. ठीक है, वो लोग ये मानते हैं कि इंसान की मृत्यु होती है, वह फिर से जन्म लेता है, तो वह खुद को इस चीज से बचाना चाहते हैं और इसके लिए वह एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं. द टाइटल जीना इज गिवन टू दोज हु आर बिलीव टू हैव ट्रम्प्ड ओवर ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस. अब जो लोग, जो वस्तु का जो लोभ होता है, मोह होता है, ये सब चीजों से जो पूरा निकल चुके होते हैं, उनको जीना कहा जाता है. As all human activity accumulates karma, the force that perpetuates reincarnation, the only way to free one's jiva or soul from the bondage of material existence is by reducing this activity through ascetic practice. अब देखिए, अब जितने भी मनुष्य हैं वो क्या करते हैं? वह कर्म करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको जन्म मिलता है. तो अगर आपको पुनर्जन्म से मुक्ति पानी है, तो आप अपने आत्मा को, अपने जीव को अगर आपको हमेशा के लिए मुक्त करना है, तो इसके लिए आपको जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, मोह माया त्यागना होगा और आपको तपस्वी बनना होगा, तपस्या करना होगा. इन एडिशन, जैनिज्म प्लेसेस अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन अहिंसा, नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग बीइंग्स. साथ ही साथ जैनिज्म यह भी बात कहता है कि आपको अहिंसा पालन करना चाहिए, मतलब किसी को दुख, चोट, दर्द नहीं पहुंचाना चाहिए. द कंसर्न फॉर लाइफ इज एक्सटेंडेड टू ऑल क्रिएचर, इवन minute microbes that are not visible. अब देखिए, यहां पर जैनिज्म में यह भी कहा जाता है कि हर एक प्रकार के जो क्रिएचर्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भी नहीं मारना चाहिए. द जैन आइडियल इज अ मेडिसेंट ascetic who takes extreme measures to avoid injuring all creation. अब देखिए, जो जैन धर्म मानते हैं, जो जैन आइडियल होते हैं, वो बहुत ही बड़े तपस्वी होते हैं और वह पूरा कोशिश करते हैं कि वह किसी की हत्या ना करे. और इसके लिए आप जैन धर्म में ये भी देखेंगे कि जो भिक्षुक होते हैं, जो इन लोग के बाबा होते हैं, जैनी धर्म के जो बाबा, वो लोग मुंह के सामने कपड़ा लगा के रखते हैं ताकि उनके मुंह बात करते समय या सांस लेते समय उनके मुंह में कोई कीटाणु ना चला जाए और वह मर ना जाए. क्योंकि यह लोग ये मानते हैं कि जीव कितने ही छोटे क्यों ना हो, उनको भी नहीं मारना है, चाहे वह आपको दिखे या नहीं दिखे. आपको कोशिश यही करनी है कि आप उनकी रक्षा करेंगे. साथ ही साथ बहुत लोग अंधेरा हो जाने के बाद खाना भी नहीं खाते हैं. वो लोग जब सूर्य उदय रहता है तभी वो लोग अन्न ग्रहण करते हैं.